जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू इंडो डिफेंस एकेडमी। मैं अक्षय मौर्य आप सभी को एफकेट की लास्ट लेक्चर है, जो हमारी एफकेट की सीरीज चल रही है पॉलिटी का, आज उसका लास्ट लेक्चर है। तो आप सभी का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। चलो, तो अभी तक मेरे हिसाब से आपने सारे लेक्चर देख लिए होंगे, थोड़े बहुत फैक्ट भी याद कर लिए होंगे, कॉन्सेप्ट भी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हमें सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज पढ़नी है, जैसे कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमें पढ़नी है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है क्योंकि इस पे से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट्स की बात करें ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन कमीशन है, आर्टिकल 324 है। फंक्शन क्या है? कंडक्ट कराना है फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। याद रखना किस किस का? पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। बस बाकी जितने भी इलेक्शन हो रहा है वो कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा। कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, कैग की अगर हम बात करते हैं, हमने कल के लेक्चर में बात की थी कैग की। तो कैग किस आर्टिकल में? 148 आर्टिकल में गिवन है। इसका क्या फंक्शन है? पूरा ऑडिट करना रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर का, जो इनकमिंग और आउटगोइंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और जितने भी स्टेट्स गवर्नमेंट, जितनी भी बॉडीज है, अथॉरिटीज है, उन सबकी फाइनेंशियल। सिर्फ एक चीज का ऑडिट नहीं करती है, वो है बैंक्स का ऑडिट नहीं करती है, ये ध्यान रखना। इसके लिए आरबीआई अलग से ऑडिट करवाती है बैंक्स का। बस इतना तुम्हें इसमें से याद रखने वाली चीज है। अब यूपीएससी की बात करते हैं तो आर्टिकल 315 में गिवन है। फंक्शन क्या भैया? ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज थ्रू द एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यूज। भैया सीएससी, सीएपीएफ, सीडीएस और एनडीए, ये जो चार आपने नाम सुन रखे एग्जाम्स के, बड़े नाम है, ऐसे बहुत से एग्जाम्स लेती है यूपीएससी, यही नहीं, ये चार बड़े नाम है। इन चारों एग्जाम को कंडक्ट करवाना, इंटरव्यू करवाना किसकी जिम्मेदारी है? यूपीएससी की जिम्मेदारी है। फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं भैया, 280 आर्टिकल से बनता है ये फाइनेंस कमीशन। किसकी रिकमेंडेशन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हर 5 साल में इसको क्रिएट करते हैं, और ये बताता है सेंटर और स्टेट के बीच में क्या टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टैक्स रेवेन्यू क्या होगा। क्योंकि सेंटर्स के पास जो टैक्स कलेक्शन की रिसिप्ट है उसमें टैक्स ज्यादा आता है, पर अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो स्टेट्स का एक्सपेंडिचर कम ज्यादा है। तो इसके लिए इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ता है? सेंटर और स्टेट्स के बीच में हमें डिवाइडेशन करना पड़ता है, काय का? टैक्सेस का। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, आर्टिकल 76 में गिवन है भाई। फंक्शन क्या है? चीफ लीगल एडवाइजर है। याद रखना, चीफ लीगल एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के केसेस में। अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपने कोई केस किया है किसी पॉलिसीज के, तो उस केस के लिए गवर्नमेंट के साइड से कौन आएगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आएगी। ठीक है, चीफ लीगल एडवाइजर है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एस्टैब्लिश अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट ऑफ 1993। किस एक्ट ने एस्टैब्लिश किया था? याद रखने वाली चीज है। फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट और प्रमोट करना ह्यूमन राइट्स को इंडिया में। ठीक है, अब ज्यादा कुछ है नहीं। नीति आयोग आप सभी को पता है 2015 में एस्टैब्लिश हुआ। किसको रिप्लेस करा था? प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस करा था। कैसा भैया? प्लान्स, पॉलिसीज वगैरह बनाना सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। और ये काम कैसे करता है? बॉटम टू टॉप करता है। ध्यान रखना कैसे काम करता है नीति आयोग, बॉटम टू टॉप। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसका नीति आयोग का ये फुल फॉर्म होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जीएसटी की बात करें, कल ही हमने बात किया था, जीएसटी काउंसिल किस आर्टिकल में है भाई? 279 ए में है। कौन सा अमेंडमेंट है? तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। फंक्शन क्या? ये रिकमेंड करता है नो ऑन इश्यूज रिलेटेड ऑन जीएसटी इंक्लूडिंग टैक्स रेट्स, एग्जेप्शंस एंड मॉडर्न लॉस। जीएसटी कैसे क्या लगेगा, कितना रहेगा, ये कौन करता है? जीएसटी काउंसिल करता है। इसकी भी डिवाइडेशन कौन करेगा? जीएसटी काउंसिल करेगा। इसमें कैग का, सॉरी, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट नहीं लगेगी। अब हम बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की। तो प्लानिंग कमीशन बहुत ज़्यादा इजी है, ज़्यादा कोई टफ है नहीं। तो प्लानिंग कमीशन में क्या है? ये स्टैब्लिश हुआ है 1950s में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, ये एडवाइजरी बॉडी था। किस समय कौन प्रेसिडेंट था? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब इस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे इंडिया के। और ये इंडिया के 5 ईयर प्लान्स
को फॉर्मुलेट करता था। प्राइम मिनिस्टर कौन है, इसके चेयरमैन कौन होते थे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता था पीएम। जैसे कि नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है, हमारे पीएम साहब है। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे। ठीक है, टोटल 12 5 ईयर प्लान आए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर को, सेकंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस तरीके के हम 5 ईयर प्लान्स लाते गए थे। ये कुछ वो प्लान्स जो हमने इकोनॉमी में पढ़े थे। तो पहला प्लान कब लॉन्च हुआ था, 1951 में हुआ था, अलग अलग सेक्टर्स के लिए था। तो 51 से 56 फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फोकस एग्रीकल्चर, इरिगेशन, एनर्जी अंडर द हेरोड डोमर मॉडल, ये इसका नाम है। सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करें 1756 से 1961, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मेहनोलॉबिस मॉडल के नाम से भी ये जाना जाता है। थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करें 1961 से 66, फोकस सेल्फ रिलायंस, हमें आत्मनिर्भर होना है, डिफेंस प्रिपरेशन करना है। पर इंडिया और चाइना और इंडिया पाकिस्तान वॉर की वजह से ये थोड़ा वीक हो गया था। जैसे गडगिल योजना, इसी में गडगिल योजना लागू हुई थी। फोर्थ प्लान बात है 1969 से 1974, तो ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पॉवर्टी एलिवेशन एंड सेल्फ रिलायंस, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये सारे प्लान। सिक्स 5 ईयर प्लान की बात करते हैं 1980 से 85 के बीच में है, फोकस ऑन टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइजेशन। सेवेंथ की बात करें 1985 से 90 के बीच में, प्लस करते जाना, एम्फेसिस ऑन प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट। फिर इसके बीच में रोलिंग प्लान आ गया था। 8 प्लान आ गया, 8 5 ईयर प्लान था 1992 से 1997, फोकस ऑन द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। 9th प्लान था जो 1997 से 2002 के बीच में था, एम टू अचीव ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस। इस चीज़ को धीरे धीरे हमें याद करना है, जल्दी से नहीं होगा ये। 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007, 8% हमें जीडीपी ग्रोथ करनी थी। 11th प्लान था 2007 से 2012, इंक्लूसिव ग्रोथ, याद रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंक्लूसिव ग्रोथ। और 12th 5 ईयर में फोकस फास्टर सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ। यहाँ इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हुई है, पर यहाँ फास्टर और सस्टेनेबल के साथ हमें क्या करना है, इंक्लूसिव ग्रोथ करना है। 2015 के बाद से 5 ईयर प्लान बनना चालू हो गए थे, गवर्नमेंट बदल गई थी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, तो इसकी जगह आता है क्या, हमारा नीति आयोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अभी बताया कौन सी है, नीति आयोग है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 से बना था, अभी हमने डिस्कस किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय, जल्दी बताओ, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। विच बॉडी रिस्पॉन्सिबल ऑडिटिंग यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो कौन से है, कैग, कैग इज रिस्पॉन्सिबल। हु अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कौन भैया करता है, तो अपॉइंट करते, अपॉइंट की बात आ गई, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बात खत्म, सीधा आंसर। व्हेन वाज 5 ईयर कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड, 1950s, याद रखना 1950s में से एस्टैब्लिश किया गया था। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन, तो जवाहरलाल नेहरू साहब। द प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड विच ऑर्गेनाइजेशन, तो किस ऑर्गेनाइजेशन से, नीति आयोग से रिप्लेस किया गया था। Which 5 year plan was first to focus on agriculture, तो first 5 year plan was first to focus on agriculture। हाँ, ओरिजिनल प्लानिंग कमीशन एक्सक्लूडिंग द चेयरमैन, नंबर ऑफ ओरिजिनल प्लानिंग कमीशन तो 8। प्लानिंग कमीशन फंक्शन अंडर द जुडिक्शन ऑफ, किसके जुडिक्शन में होता है, तो अगर हम बात करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विच 5 ईयर प्लान वॉज रेफर्ड एज अ गडगिल योजना, अभी बताया था गडगिल योजना कौन सा, थर्ड 5 ईयर प्लान था। चलो इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स की बात करते हैं, जहां तुम्हें गलती नहीं करनी है भाई, और मेरे हिसाब से तुम गलती करोगे भी नहीं इस टॉपिक्स में, क्योंकि ये ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ईजी टॉपिक है, और इस इसी टॉपिक को हम ईजी वे से ही करेंगे। तो 26 जनवरी 1950 के दिन हमने अडॉप्शन किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। इंडिया बिकेम द रिपब्लिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट। अब 26 जनवरी को 1950 को हमने इसको इफेक्ट में लाया था, ध्यान रखना। पर ये तारीख तैयार कब हो गया था, 26 नवंबर 1949 में, ठीक है, 26 नवंबर 1949 में। इस दिन इसको हमने क्या किया था, एडॉप्ट किया था, ठीक है। इसको हमने इधर क्या किया था, कमेंस किया था, इतना डिफरेंस याद रखना, ठीक है। एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है। 15 अगस्त 1947 की बात करें, इंडिपेंडेंस डे है हमारा, इंडिया को आज़ादी मिली थी ब्रिटिश रूल से। आज़ादी और रिपब्लिक में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बार मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जहां से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने की तैयारी
चालू करी गई थी। ये सब हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ रखा है, बस अब सिर्फ क्या है, फैक्ट्स 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 जो हम कवर कर रहे हैं। 22 जनवरी 1947 नेशनल फ्लैग को हमने अडॉप्ट किया, ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ट्राई कलर में। 26 नवंबर 1949 अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अडॉप्ट किया है। और फोर्स में कब आया है, 26 जनवरी 1950। फोर्स के साथ साथ आप कमेंस वर्ड भी याद रखिएगा। 28 मई 1952 फर्स्ट सिटिंग ऑफ द राज्यसभा हुई है ना, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बिगेन फंक्शनिंग। 17 अप्रैल 1952 फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन किए गए थे, पहले जनरल इलेक्शन हुए इंडिया में, कंडक्ट हो गए आज़ादी के बाद, जैसा कि प्रॉमिस किया गया था भारतीय लोगों से। 12 मार्च 1930 दांडी मार्च हुआ था, जिसको लीड किसने किया था, गांधी जी ने लीड किया था, और पहली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू करी। तो ये थोड़ा हिस्ट्री में आ गया, ठीक है। 6 दिसंबर 1946 को फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ था, एस्टेब्लिश टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो तरीके से काम कर रही थी, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर और एक इंटरिम गवर्नमेंट इंडिया की। जब जब ये मिलते थे तो राजेंद्र प्रसाद रहते थे, और जब जब ये मिलते थे तो जीवी मालवंकर साहब क्या रहते थे, प्रेसिडेंट रहते थे। 26 जनवरी 1950 की बात, 24 जनवरी 1950 को हमने हमारा नेशनल एंथम जन गण मन को ऑफिशियली अडॉप्ट किया था। ऑफिशियली वर्ड याद रखिएगा। 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंडिया एज अ मेंबर ऑफ यूएन। 10 दिसंबर 1948 को इंडिया भैया अडॉप्ट यूएन का मेंबर बन गया था, ठीक है। 2 अक्टूबर 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से हम जानते। 3 वर्ड ऐड हुए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड हमारे प्रीएम्बल में इस अमेंडमेंट से ऐड हुए। 21 मार्च 1977 फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी। कौन सी गवर्नमेंट थी, जनता पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ पोस्ट इमरजेंसी। इमरजेंसी के बाद तुरंत क्या, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी आप सभी को याद होगा। उसके बाद जब वोट चुनाव हुए तो कौन जीत गई भाई, जीत गई जनता पार्टी, जीत गई थी। 1 जुलाई 2017 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, याद करो अभी बताया था, 279A आर्टिकल नंबर है, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, और जीएसटी आ चुका था भारत में। 25 जून 1975 डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी है, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी क्या हारी थी, इलेक्शन हारी गई थी। और इसको इम्पैक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और भैया बहुत सारी नाम है इसके, है ना। अब देखो ब्लैक डे के नाम से भी जाना जाता है, एक रियलिटी है। ये जो इमरजेंसी थी शायद लीगल नहीं थी, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें वो वर्डिंग्स बदले गए थे। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने आके बहुत सारी चीज़ें बदली थी, ठीक है। तो इंटरनल रिबेल हो सकता था, उस वर्ड को किया गया था आर्म्ड रेबिलियन। व्हेन वाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, अब अडॉप्टेड की बात करी है तो हम लेंगे 26 नवंबर 1950। हमने कमेंस की बात नहीं करी। विच डेट इज सेलिब्रेटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया, तो ये 26 जनवरी। व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, तो 26 जनवरी 1950। इस चीज को ध्यान रखना है, फोर्स में कब आ रहा कब अलग हो रहा, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से तुम सभी को ये चीजें क्लियर होगी, है ना। When was preamble of Indian Constitution amended 1975? When was the, just a second, हाँ 1975. When was the first amendment of Indian Constitution made? तो पहली बार कब हुआ था, 1951 में हुआ था। Which event lead to the formation of the Constituent Assembly of India? तो किस मिशन से, तो कैबिनेट मिशन, प्लान मिशन से क्या बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। विच डेट इज ऑब्जर्व अ रिपब्लिक डे इन इंडिया, रिपब्लिक डे हम कब बनाते हैं, 26 जनवरी को मनाते हैं। ये इजी से क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं रॉकेट साइंस। अब मिसलिनियस की बात करते हैं। देखो मिसलिनियस इसलिए है, देखो ये सारी चीज़ें हम पढ़ रखे, ऐसा कुछ नहीं है कुछ नई चीज़ हो, पर आपको एक बार डेट्स भी याद रहे, इस वजह से ये लेक्चर लिया जा रहा है। आप सभी को पता होगा एफकेट का सिलेबस भी चेंज हुआ है, तो एक बार गो थ्रू करिएगा मैथ्स का, और इंदौर डिफेंस एकेडमी के चैनल पे भी आपको ये मिल जाएगा, है ना। तो गो थ्रू करिएगा जिससे आपको सारी चीज़ें क्या रहे, क्लियर रहे। तो नेशनल इनसिग्मास एंड देयर इन्फॉर्मेशन, नेशनल फ्लैग्स क्रिएटेड बाय पिंगली वेंकैया। आइडिया किसका था, जवाहरलाल नेहरू का था। एग्जाम्पल द ट्राई कलर ऑफ इंडिया,
with saffron white and green bands along with the Ashok 24 spokes. चरखा सिंबलाइज करेज, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। रेशियो क्या रहा था, 2/3 का रहा था। अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था ये। नेशनल एनिमल की बात करें तो सारनाथ से अडॉप्ट किया गया, कैपिटल ऑफ अशोक का 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। नेशनल एंथम की बात करें, रिटन कब हुआ, 11 दिसंबर 1911 में। पब्लिश हुआ था तदबोधिनी पत्रिका में, विच वॉज ब्रह्मो समाज जर्नल। एग्जाम्पल, जन गण मन इन इंडिया पेनल्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसे बोला गया था, कई लोगों को बहुत गलत फहमी है। इसका यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए गाना गाया गया था, अडॉप्टेड ऑन 24 जनवरी 1950, जो आज आपका नेशनल एंथम है। फर्स्ट पहली बार गाया कब गया था, 27 दिसंबर 1911 को। कहाँ, कलकत्ता सेशन ऑफ आईएनसी। पहली बार कहाँ गाया गया था, आईएनसी में, कलकत्ता सेशन में ये गाया गया था। नेशनल एनिमल की बात करते हैं तो नेशनल एनिमल हमारा क्या भैया, तुम सभी को पता है क्या है, जल्दी बताओ। टाइगर है, ठीक है, बंगाल टाइगर। तो कंट्री वाइल्ड लाइफ हेरिटेज और कल्चरल सिग्निफिकेंस दे रहा है ये हमें। नेशनल बर्ड पिकॉक है हमारा, तो आप सभी को पता है, चूजन फॉर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कल्चरल रेलिवेंस। क्या कि यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कल्चरल रेलिवेंस के पीछे इसको क्या किया गया था, लिया गया था। तो ये सिंबलाइज द ब्यूटी एंड प्राइड इन इंडिया, इस चीज़ को सिंबलाइज करता है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। नेशनल फ्लावर हमारा क्या है, लोटस है। नेचुरल फ्लोरा एंड एस्थेटिक को वैल्यूज बताता है, सिंबलाइज प्योरिटी एंड स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। आप जब भी देखोगे लोटस बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और प्योरिटी के लिए जाना जाता है, कीचड़ में होता है पर इतना साफ होता है कि उसकी खूबसूरती आप सभी को पसंद आती है। नेशनल ट्री जो है हमारा बनाना ट्री है ना, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और कल्चरल सिंबलाइज करता है, रिप्रेजेंटिंग इमोरलिटी एंड लॉन्गेविटी। इमोरलिटी भैया, अगर पेड़ इतनी जल्दी खत्म नहीं होता है केले का, साथ साथ बहुत लंबे समय तक ये खड़ा रहता है। नेशनल करेंसी जो है रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल आइडेंटिटी ऑफ द नेशन। इंडियन रुपी सिंबलाइज रूपी, रिफ्लेक्ट द कंट्री इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है यार इसमें। नेशनल मोटो फेसेस द कम्युनिकेट द कोर प्रिंसिपल एस्पिरेशन ऑफ द नेशन। सत्यमेव जयते, जो कि मुंडका उपनिषद से लिया गया है, और हमने इसको क्या बनाया, सत्यमेव जयते हमारा वो है, क्या है, नेशनल मोटो है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपसे क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। जैसे मुंडका उपनिषद हो गए, है ना, कहाँ से लिया गया, यहाँ से लिया गया है। क्लियर है ये वाली बात। सत्य की कभी हार नहीं होती, या सत्य कभी हारता नहीं है। नेशनल सॉन्ग की बात करें तो वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया था। आनंद मठ 1882 में ये प्रिंट हुआ था। इसको अडॉप्ट कब किया गया था, 24 जनवरी 1950 को गया था। सुजलाम सुफलाम मलयते शिष्टलाम शस्त्र श्यामला मातरम वंदे मातरम, जो ये हमारा सॉन्ग रहा, ये रहा है। ठीक है। फर्स्ट संग 1896 सेशन इन आईएनसी इन कलकत्ता बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। इंग्लिश ट्रांसलेशन श्री अरविंदो ने किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, वंदे मातरम का इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया, श्री अरविंदो ने किया है। जो आज आप पढ़ते हो, सुजलाम सुफलाम मलयते शिष्टलाम शस्त्र श्यामला मातरम वंदे मातरम, है ना, इंडिया के लिए है ये। अब कैलेंडर्स की बात करें, हिस्ट्री में हमने पढ़ा है नेशनल कैलेंडर इंडिया कौन सा कैलेंडर यूज करती है इंडियन गवर्नमेंट, साक्षरा। फर्स्ट मंथ कौन सा होता है, चैत्र होता है। अडॉप्ट कब किया गया था, 22 मार्च 1957 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, साक्षरा। इससे आप सभी को पता होगा 57 के आसपास स्टार्ट हुआ है, आप सभी को शायद याद हो या ना हो, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एक बार देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे रहेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ, what is the national envelope of India, what does it signify? The motto Satyamev Jayate inscribed below in national envelope is taken from the which ancient scripture? तो मुंडका उपनिषद ये हमने पढ़ रखे। which color in the Indian national flag represent the courage and sacrifice? courage and sacrifice, saffron color. who designed the Indian national flag? वेंकैया जी, अभी हमने उनको पढ़ा। in which year was the national anthem ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड? किस ईयर में? अब ईयर आप सभी को पता है 50s में है ना। एक बार अपन देख लेते, नेशनल क्या पूछा उन्होंने, नेशनल एंथम पूछा। चलो गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। नेशनल एंथम देख लेते, तो नेशनल एंथम कब है भैया, अडॉप्ट कब किया हमने, 24 जनवरी 1950। याद रखना, बहुत सारी चीज़ें 24 जनवरी 1950 को ही हुई है, जैसे सॉन्ग ये सब। ठीक है,
व्हाट इज द फुल फॉर्म नीति आयोग? अभी बताया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये क्या है हमारी, इसका फुल फॉर्म है व्हेन इट वाज स्टैब्लिश। कब स्टैब्लिश हुई है? तो ये 2015 में स्टैब्लिश हुई है। कब हुई है? 2015 में हुई है। द ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया इनिशिएटेड ड्यूरिंग द विच 5 ईयर प्लान? तो इस चीज को याद रखना, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात हो रही है जो हमने पढ़ा है, ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट? तो इसका सही आंसर होगा पार्ट 3। हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्किटेक्ट कौन है? BN राव। हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितने शेड्यूल है? तो 12 शेड्यूल है ओरिजिनल, है ना। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज इंस्पायर्ड बाय द विच ऑफ द कंट्री? तो आयरिश ने कहाँ से उठाए थे? स्पेन से उठाए थे, ठीक है, ध्यान रखना। विच सिग्निफाइज द आर्टिकल 370 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये जम्मू कश्मीर के लिए धारा थी जो कि अब डिलीट हो गई, तो इस पे से कोई क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ से हमें एक चीज़ समझनी है, हमने सारी चीज़ें तो पढ़ ली, पर हम कहीं मिस्टेक हो जाए, क्वेश्चन कम आए, तो देखो एफकेट आप दे रहे हो, आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, उस पर आप स्ट्रॉन्ग कमांड रखो। बाकी जीएटी में इतना रखो कि आपके नंबर, सरल क्वेश्चन तो गलत ना हो, जो ये कठिन हो उसे आप छोड़ सकते हो, पर जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है वो गलत ना हो। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।